Good morning students, this side Sonam Gupta, your chemistry teacher. So students, from today we are going to start the new topic which is Raoult's law. So students, in the last class हमने पढ़ा about Henry's law. Henry's law is based on solubility of gas in liquid and the Raoult's law is based on vapor pressure. इसके साथ इसमें हम solubility देखेंगे लिक्विड की लिक्विड में और सॉलिड्स इन लिक्विड में. ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड एंड द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रॉल्स लॉ इज वेपर प्रेशर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रॉल्स लॉ. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. जो भी वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर या गिवन टेम्परेचर पर, जो भी लिक्विड के द्वारा जो वेपर्स बनती है उनसे जो प्रेशर लगाया जाता है उनको बोला जाता है वेपर प्रेशर. और ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होती हैं विद द लिक्विड. ठीक है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. समझते हैं इसको अच्छे से. सपोज there is a beaker that have a liquid A. now हमने इस बीकर को कवर कर दिया. now क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे ये एवेपोरेट होंगे मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये जब एवेपोरेट होंगे तो यहाँ पर एक वेपर बनेगी. ठीक है, और ये वेपर का एक प्रेशर होगा. जो वेपर का प्रेशर होगा, इस लिक्विड की जो वेपर्स बन रही उनका प्रेशर जो होगा उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर. ठीक है, जैसे कि आप कोई बॉटल को रखते हो, उसको कवर करते हो ढक्कन से. आधी फिल बॉटल है, उसको आपने ढक्कन से कवर किया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एवेपोरेशन हो रहा होगा. ठीक है, तो एवेपोरेशन होगा तो उससे जो वेपर्स बन रही होंगी उनको बोला जाएगा वेपर प्रेशर. ना कुछ देर बाद आप देखते हो कि ये जो बॉटल का जो पार्ट जो खाली था उसके ऊपर वेपर्स कंडेंस्ड होने लगती हैं. दैट मीन्स कंडेंसेशन होने लगता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आने लगती हैं वॉल्स पे बॉटल की, तो वहाँ पर हो रहा है कंडेंसेशन. दैट मीन्स वहाँ पर ये जो लिक्विड है वो एवेपोरेट भी हो रहा है, दैट मीन्स वेपर में कन्वर्ट भी हो रहा है, और ये वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं. दैट मीन्स एवेपोरेशन भी हो रहा है, यहाँ पर एवेपोरेशन भी हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन भी हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ रहा है. एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आ रहा है बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर्स. ठीक है, डेफिनेशन में हमने मेंशन किया है. तो ये है वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर में लगता है एंड वेपर प्रेशर मतलब किसी भी लिक्विड को जब आप ढक देते हो तब वो एवेपोरेट होता है, वेपर्स बनती हैं, उन वेपर्स से लगने वाले प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर. और ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ, लिक्विड के साथ. दैट मीन्स वेपर्स और लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम रहता है. ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर. नाउ वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. दीज फैक्टर्स आर नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड एंड नंबर 2 टेम्परेचर. आपका लिक्विड कैसा है. ठीक है, अगर वो लिक्विड या हम सॉल्वेंट की बात करें, अगर वो सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो उसकी वेपर्स बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है. दैट मीन्स वो इजीली एस्केप कर सकता है, इजीली इवेपोरेट हो सकता है, तो उस टाइम क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. एंड अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वेपर प्रेशर कम होगा. दैट मीन्स एक इनवर्स रिलेशन है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में. सो इस तरह से नेचर ऑफ लिक्विड पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. नाउ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज the kinetic energy of the solvent molecule also increases. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. दैट मीन्स उनका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा
एंड अगर इवेपोरेशन बढ़ गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही वेपर ज़्यादा बनने लगेंगी, और जितनी ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। सो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द वेपर प्रेशर। नाउ नोट, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड। मीन्स अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वोलेटाइल नहीं है, अगर आपने वो हमने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, देन क्या होगा, जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है दैट मीन्स वो तो वोलेटाइल है नहीं, वो तो एवेपोरेट होगा नहीं। तो जब आप उसे किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो वो सॉल्वेंट में ऐड हो जाएगा तो उसकी भी जो वेपर्स बनाने की टेंडेंसी है या उस वेपर प्रेशर वो कम कर देगा। हम कह सकते हैं अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपने सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसे समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, ए है, एंड ये बी उसमें सॉल्यूट। अगर हमने पहले क्या हो रहा था, ए वेपरेट हो रहा था, खुद से ही वेपर प्रेशर बना रहा था ना। हमने क्या करा उस टाइम, ये जो प्रेशर होगा यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा ए सॉल्वेंट का होगा, प्योर है, कोई चीज़ नहीं है, तो पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। नाउ आपने अब क्या कर दिया, कोई सॉल्यूट बी ऐड कर दिया उसमें, जो कि क्या कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब ये था वोलेटाइल और ये था नॉन वोलेटाइल। जब ये इसमें मिक्स होगा देन ये क्या होंगे, बी के मॉलिक्यूल भी सरफेस पर आ जाएंगे और साथ में ये ए के मॉलिक्यूल्स तो हैं ही। जब इसमें मिक्स हुआ तो क्या हुआ, सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो ए का एवेपोरेशन कम हो जाएगा क्योंकि ए के मॉलिक्यूल्स नीचे रह गए कुछ, तो ए का एवेपोरेशन कम होगा और बी का एवेपोरेशन तो होगा नहीं बिकॉज ये नॉन वोलेटाइल है। तब इस टाइम पर सिर्फ ए के द्वारा वेपर प्रेशर लगाया जाएगा। तो उस टाइम पर अब जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो होगा पी ए। प्योर स्टेट में क्या था, वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए, एंड अब जो वेपर प्रेशर लग जाएगा वो होगा पी ए। सो ऑलवेज पी नॉट ए एंड पी ए में अगर बोले तो पी नॉट ए हमेशा बड़ा होता है पी ए से। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल है, प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए। अगर उसमें आपने कोई चीज़ ऐड कर दी है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जो कि हो जाएगा पी ए। ठीक है, सो ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि प्योर स्टेट पे हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होता है। रॉल्स लॉ। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट वेपर प्रेशर। नाउ वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो रॉल्स लॉ दो टाइप से दिया गया था। पहला है रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, मतलब बाइनरी मतलब दो चीज़ों से बना हुआ सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन, और यहाँ दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड हैं। तो रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, इसकी डेफिनेशन है एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. Means अगर कोई सॉल्यूशन जो दो लिक्विड से बना है तब उसमें क्या होगा, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और मैंने बताया था प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए से डिफाइन करते हैं, एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो सिमिलरली ए के लिए होगा एंड वैसे ही हम बी के लिए डिनोट करेंगे। समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। मान लिया किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड हैं ए एंड बी। ठीक है,
ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो है A। तो इस टाइम अगर ये अकेला है तो इसके द्वारा कुछ वेपोरेशन होगा, कवर्ड है, एंड इसके द्वारा जो वेपर्स बनेंगी उनका वेपर प्रेशर कितना होगा, प्योर स्टेट में है तो ध्यान रखना P0A है। नेक्स्ट एक वोलेटाइल कंपोनेंट B भी है जो भी अभी प्योर स्टेट में है, ठीक है, तो इसके द्वारा लगाने वाला वेपर प्रेशर P0B है। नाउ हमने क्या करा, दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया, सो इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन A एंड B का, A एंड B, ठीक है। तो A के द्वारा कुछ वेपर प्रेशर लग रहा होगा एंड कुछ वेपर प्रेशर B के द्वारा लग रहा होगा। अब ये प्योर नहीं है, अब इनका अलग अलग वेपर प्रेशर लगेगा। अभी तक अकेला A का लग रहा था, अकेला B का अलग लग रहा था। अब इसमें A का जो वेपर प्रेशर होगा वो कुछ तो कम हो जाएगा क्योंकि कुछ A के मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए हैं, ऐसे ही कुछ B के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो A के मॉलिक्यूल्स की जगह B ने ले ली तो A का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उस टाइम A के वेपर प्रेशर को बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा PA। सिमिलरली B के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, और इसको डिनोट करेंगे PB। प्योर स्टेट में P0A, P0B, एंड अगर मिक्सचर बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तब बोला जाएगा PA एंड PB। PA फॉर A component and PB for B. This is for solvent and this is for solute. P0A is equal to vapor pressure of pure component A जो कि है solvent. P0B is equal to vapor pressure of pure component B जो कि है solute. PA जो कि है partial vapor pressure of component A solvent, and PB is equal to partial vapor pressure of solute B. XA is equals to the mole fraction of solvent A and XB is equals to mole fraction of solute B. Now students, by Raoult's law, PA is directly proportional to XA. That means जितने ज़्यादा A कंपोनेंट के मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब जितने ज़्यादा मोल्स होते हैं तो उतना ही ज़्यादा उनका फ्रैक्शन भी होता है, तो उसी को बोला गया मोल फ्रैक्शन। मोल्स का फ्रैक्शन ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। सो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ एवेपोरेट होगी। दैट मीन्स उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसका एवेपोरेशन ज़्यादा है, एवेपोरेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका वेपर्स जो बनी उनका प्रेशर ज़्यादा है। दैट यहाँ से देखो, अगर A ज़्यादा है, यहाँ पर A है, तो जितने ज़्यादा A का मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा उतना ही ज़्यादा तो वो एवेपोरेट होगा, और जितना ज़्यादा वो एवेपोरेट होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएगी उसकी वेपर्स, तो वही तो उसका वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। सो जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर। A का भी सेम वही है और B के लिए भी सेम वही है। सो PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देन partial vapor pressure is equals to P0A into XA, where P0A क्या हुआ, P0A is the vapor pressure of component A, और हम कह सकते हैं vapor pressure of solvent A in pure state. Similarly for B, PB is directly proportional to XB, then PB is equals to P0B, ये B है, P0B into XB, ठीक है, and P0B is the vapor pressure of सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। और यही चीज़ रॉल्स लॉ की डेफिनेशन में भी है कि किसी गिवन टेम्परेचर पर अगर दो वोलेटाइल लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उस टाइम हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे A है तो A बराबर क्या है, प्रोडक्ट है वेपर प्रेशर A का प्योर स्टेट में इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली फॉर B। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर निकालूं तो वो सम होगा पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। नेक्स्ट PA की वैल्यू क्या निकली थी, P0A इंटू XA, एंड PB की वैल्यू क्या निकली थी, P0B इंटू XB। देखिए PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA एंड PB इज इक्वल्स टू P0B इंटू XB। सो नाउ हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने PA प्लस PB में। पुट करा P0A XA
plus P naught B XB. As we know that XA plus XB is equals to 1, XA plus XB is equals to 1. XB और XB हमेशा 1 होता है. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 निकलता है. तो यहाँ पे 2 का मोल फ्रैक्शन XA एंड XB का, तो वो होगा 1 के बराबर. देन XA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB. ठीक है, तो यहाँ पर हमने XA की जगह लिखा 1 माइनस XB PB इंटू XB. देन मल्टीप्लाई करा इसको, P नॉट A का 1 में मल्टीप्लाई करा P नॉट A, P नॉट B का XB में मल्टीप्लाई करा तो आया P नॉट B इंटू XB. एंड यहाँ पर P नॉट B इंटू XB ऑलरेडी है. यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, XB और XB कॉमन लिया, तो यहाँ से ये कॉमन लेने पर ये इक्वेशन बनी. तो ये है टोटल प्रेशर निकला. ठीक है, तो हम रॉल्स लॉ से हम टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं. नाउ नोट कि जो हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है XA की बात करूं तो मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन. ठीक है, तो XA बराबर NA अपॉन में NA प्लस NB. तो ऐसे ही अगर मैं उसको प्रेशर के टर्म्स में बात करूं तो XA बराबर होता है PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन में टोटल प्रेशर, दैट मीन्स PA प्लस PB. तो अगर मैं यहाँ पर XA को PA से P टोटल से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं PA की वैल्यू निकाल सकती हूँ. दैट मीन्स XA इंटू P टोटल इज इक्वल्स टू PA. सो PA इज इक्वल्स टू XA इंटू P टोटल इंटू P टोटल. ठीक है, सो ये हो जाएगा PA के लिए. सिमिलरली PA के लिए इज इक्वल्स टू XB दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई P टोटल. सो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी, जब अगर हमको टोटल प्रेशर पता हो तो हम किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं. ओनली अगर हमको उसका टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं. सो ये था रॉल्स लॉ. तो रॉल्स लॉ का जो पहला था वो था बाइनरी सॉल्यूशन के लिए. बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलती है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होगा उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के. यहाँ पे हमने उनको बताया है. नेक्स्ट उससे हम टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला है. और नेक्स्ट अगर हमको टोटल प्रेशर पता है तो हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं. तो PA इज इक्वल्स टू XA इंटू P टोटल बाय द यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देंगे. सो दिस इज रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड. नाउ हम एक फेज डायग्राम बनाएंगे रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ का फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड के लिए. सपोज इस टाइम पर XA का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे XA ही है, सबसे ज़्यादा XA ही है, और XB यहाँ पर 0 है. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर XA का मोल फ्रैक्शन 0 है और XB पूरा का पूरा है, दैट मीन्स XB 1 है. ये जो लाइन एक्सिस है ना ये बता रही है मोल फ्रैक्शन को, तो ये हमने यहाँ लिखे हुए हैं. ये जो एक्सिस है ये बता रही है प्रेशर को, जो हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर को बता रही है. तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर XA की बात करूँ तो यहाँ पर XA सबसे ज़्यादा है, तो केवल इसी का प्रेशर लगेगा क्योंकि B नहीं है, तो इसका प्रेशर क्या होगा PA. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर XB पूरा है और XA कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रेशर किसका होगा, B का, दैट मीन्स PB यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इन दोनों को यहाँ से जोड़ देते हैं डायगोनली. यहाँ से इसको जोड़ा, यहाँ से इसको जोड़ा. यहाँ पे जो बीच में जो लाइन आ रही है ना, तो ये बताएगा आपको टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर की कैसे निकलेगा, P और PB के सम से. तो यहाँ पे जो लाइन जो आ रही है वो आपको बता रही पूरा वेपर प्रेशर. ठीक है, सो ये था फेज डायग्राम ऑफ रॉल्स लॉ. नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स. तो रॉल्स लॉ पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin is 200 mm Hg and 415 mm Hg millimeter
ऑफ मर्क्यूरी जिसको बोलते हैं, और ये प्रेशर की यूनिट होती है। तो प्रेशर हमको गिवन है, कितना गिवन है प्योर स्टेट में, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के प्योर स्टेट में जो वेपर है वो गिवन है। कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है बाय प्रिपेयरिंग बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। दैट मीन्स दोनों का जो गिवन मास है वो हमको है 25.5 एंड 40 ग्राम्स। एंड दूसरा कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, और हमको मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करने हैं। सो ये हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला हमको इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर निकालना है यहाँ से, और दूसरा हमको ये मोल फ्रैक्शन जो है ए एंड बी के, ए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, बी क्लोरोमीथेन है, ए एंड बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, एंड जो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमको टोटल प्रेशर पता है, पार्शियल प्रेशर पता है, तो हम क्या कर लेंगे, उससे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसके उनके लिए ये इक्वेशन यूज़ होगी और फर्स्ट वाले के लिए ये इक्वेशन यूज़ होगी। नाउ फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना है, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का मास गिवन है 25.5 एंड इसका 40 ग्राम्स। दूसरा मॉलिक्यूलर मास क्लोरोफॉर्म का हम कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड दूसरा है डाइक्लोरोमीथेन का 85 ग्राम मोल इनवर्स। नाउ हमको जब हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये कुछ होता है, और इसमें मोल फ्रैक्शन का यूज़ है, जबकि हमको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है, मास गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की ज़रूरत होती है और मोल्स हम निकाल लेंगे। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे 25.5 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है, बहुत ईजी है निकालना। तो यहाँ से मोल्स क्लोरोफॉर्म के निकाल लिए, सिमिलरली यहाँ से मोल्स हमने डाइक्लोरोमीथेन के निकाल लिए। अब जब मोल्स निकल गए तो मोल फ्रैक्शन निकल जाता है ना। मोल से मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो इसमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के मोल्स यहाँ लिखे जो कि हैं 0.213 एंड टोटल मोल्स 0.213 प्लस यहाँ से डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स 0.470। तो टोटल मोल्स कितने निकले, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना निकला 0.312। तो हमने मोल्स निकाल लिए। अगेन आई रिपीट, मास गिवन था और हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत थी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले हमको मोल्स निकालने पड़ते हैं, तो मास से हम मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन दोनों के इसका निकाल लिया, क्लोरोफॉर्म का। अब डाइक्लोरोमीथेन का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चाहे तो पूरा मेथड भी करेंगे बट यहाँ पे हम डायरेक्टली निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है एंड XA की वैल्यू निकल गई है, XA मतलब क्लोरोफॉर्म की वैल्यू निकल गई है। तो क्लोरोफॉर्म की वैल्यू निकल गई है तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA, इसको इधर डाल देंगे तो 1 माइनस XA। तो यहाँ से हमने XA की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0.312। तो 0.312 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ किया 1 माइनस 0.312, ये डायरेक्टली निकाल लिया। अगर XA पता है तो XB मैंने बता चुकी थी मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट में, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसको 1 से माइनस करके। सो नाउ टोटल, अब हमें XA पता है XB पता है, तो हम टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होता है पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। तो पार्शियल प्रेशर, और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हमने बताया था कि पार्शियल प्रेशर डेफिनेशन से हमने निकाला था रॉल्स लॉ में कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन हो। देखिए यहाँ हमने लिखा ना, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 इंटू XA, ये हमने रॉल्स लॉ से निकाला था। सो सिमिलरली हम यहाँ पर इनकी जगह ये लिखेंगे, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन, एंड इसके लिए हम इसका
मोल फ्रैक्शन और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। नाउ अब हमें x की वैल्यू पता है ऊपर से, एंड x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। प्रेशर की वैल्यू गिवन थी 200, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे x की, जो कि है 0.688, और इसका प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन था 415। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा 347.9 mm। ठीक है, सो ये था हमारा प्रेशर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन हम तब निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि टोटल प्रेशर कितना है और पार्शियल प्रेशर कितना है। तो इसके लिए जो भी डेटा हमको पता है वो क्या पता है, टोटल प्रेशर पता है और पार्शियल प्रेशर पता है। पार्शियल प्रेशर देखो हमने यहाँ से निकाला था, ये लिखा है P, ये मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको सॉल्व करने पे 62.4, ये पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का निकला था। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 285.5 वैल्यू आई। तो ये डाइक्लोरोमीथेन का पार्शियल प्रेशर है और ये क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर है। तो हमारे पास 3 डेटा अवेलेबल हैं। सो नाउ वी नो डैट कि PA मतलब कैसा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू XA, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल। यहाँ से हम अपना मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू की जगह हम बाकी उसकी वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यूज़ डाल देंगे। PA क्लोरोफॉर्म की वैल्यू डाल दी, P टोटल की वैल्यू डाल दी, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्लोरोफॉर्म निकलेगा। सिमिलरली अगर एक कंपोनेंट पता है, XA पता है, तो 1 माइनस XA करके हम XB निकाल सकते हैं। तो हमने वहाँ डायरेक्टली निकाली, XA पता था तो हमने XB निकाली है 1 माइनस XA करके, XA मतलब क्लोरोफॉर्म को माइनस करके। तो इस तरह से हमारी पार्शियल वेपर प्रेशर निकल आए, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर, डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर, और पहले हमने निकाला था टोटल वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, इन द हेनरीज लॉ हमने पढ़ा पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, एंड रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट इनटू mole fraction of that component. So there is a little bit difference. In Henry's law there is Henry's constant, and in Rawls law there is vapor pressure in pure state. So this is a little bit difference in this. So we can say that Rawls law Henry's law का एक नया वर्जन कहला जा सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा Rawls law फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, और आज की क्लास में पूरा हमने उसको डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।